Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 10, as we all know that we were discussing manufacturing industries. So we had completed the agro-based industries. So today we will be moving towards the mineral-based industries. And we all know that mineral-based industries are those industries that uses its raw materials in the form of minerals. तो minerals के form पे वो क्या करता है? अपने raw materials का uses करता है. सो इन दैट सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है. सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो कितने हैं. उनमें से हम लोग स्पेशली देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज रहेंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स. सो आयरन एंड स्टील industry is the basic industry since all the other industries like heavy, medium and light depend on it for this machinery. So कहने का मतलब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम लोग क्या बोलते हैं, बेस इंडस्ट्रीज बोलते हैं या बेसिक इंडस्ट्रीज. क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्री. तो बेसिक इंडस्ट्री इसीलिए बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये एक बेस क्रिएट करता है अदर इंडस्ट्रीज के लिए. सो दैट मीन्स हम लोग ने बेसिक और की इंडस्ट्रीज, जो कि ये पूरी तरीके से फाइनल गुड्स नहीं है, हम लोग ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज करके हम लोग फर्दर अदर गुड्स बनाते हैं. तो इस सेंस में देखा जाए तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या बना रहा है, एक फाउंडेशन बना रहा है, एक बेस क्रिएट कर रहा है, जिससे लेके वो लोग क्या करता है, आयरन एंड स्टील को लेके वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाता है. चाहे उसमें हेवी इंडस्ट्रीज हो, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो, चाहे मीडियम इंडस्ट्रीज हो, चाहे लाइट इंडस्ट्रीज हो, ये सारी चीज अपने जो मशीनरी है, जैसे कि टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए अदर इंडस्ट्रीज के लिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंडस्ट्री चला रहा है जिसमें उसमें कॉटन इंडस्ट्रीज ही हो, उसमें रॉ मटेरियल्स तो यूज कर रहा है कॉटन, लेकिन उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मशीनरीज चाहिए, टूल्स चाहिए. तो वो सारे टूल्स कौन प्रोवाइड करेगा, तुम्हारे आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करेगा. और इसीलिए ये आयरन एंड स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं. और बेसिक इंडस्ट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए आपको आयरन एंड स्टील की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. दैट मीन्स यू आर इन नीड और यू रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टील टू मेक व्हाट, इंजीनियरिंग गुड्स. उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे उसमें डिफेंस हो, चाहे एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वैसे गुड्स हो. उसके अलावा और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मेडिकल हो, मेडिकल से हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हो, सारे चीज में हम लोग को क्या चाहिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चाहिए. तो इसीलिए दीज आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज. ठीक है, आयरन एंड स्टील को हम लोग बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तुमको क्या देता है, एक सपोर्ट देता है अदर इंडस्ट्रीज को. और इसको हम लोग बेसिक भी बोलते हैं. इसको क्यों, क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड कर रहा है अदर इंडस्ट्रीज को क्या करने के लिए, फ्लॉरिश करने के लिए. अदर इंडस्ट्रीज को जितने भी आगे काम करना होता है उसके लिए क्या चाहिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या आयरन एंड स्टील की कंजम्पशन चाहिए, जिसके तहत वो इंडस्ट्रीज क्या करेगी, आगे बढ़ेगी. तो इन अ सेंस देखा जाए तो स्टील इज नीड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स लाइक मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस में चाहिए, सब जगह पे हम लोग को क्या चाहिए, आयरन एंड स्टील चाहिए. तो इसीलिए इसी सेंस में हम लोग इसको बोल सकते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड कर रहा है अदर इंडस्ट्रीज के लिए. और इसको हम लोग बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इंडस्ट्री बोल सकते हैं, कि क्योंकि ये एक क्या कर रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है अदर इंडस्ट्रीज को. ठीक है, क्योंकि ये सारे अदर मटेरियल्स जो अदर इंडस्ट्रीज को चाहिए वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है. So let's talk about this. Production and consumption of steel is often regarded as the index of the country's development. तो यानी कि कंट्री का डेवलपमेंट देखना है कि कंट्री कितना डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है. इज दैट क्लियर, समझ रहे हो ना. कंट्री कितना डेवलप कर रहा है या कितना डेवलप नहीं कर रहा है, उसको ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे जाना जाता है कि कंट्री कितना डेवलप कर रहा है, वो किस चीजों पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंडेक्स. यानी कि एक कंट्री कितना प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन के साथ कितना कंज्यूम कर रहा है, उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट मान सकते हैं. ठीक है,
ठीक है। अब जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ज्यादा और कंजम्पशन भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि वो हमारा देश क्या है, डेवलपमेंट का इंडेक्स बताएगा कि हमारा कंट्री कितना डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि जितना कंजम्पशन कर रहे हैं, आयरन एंड स्टील जितना कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि उतना डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? कंजम्पशन का मतलब वी आर बिल्डिंग मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन आवर कंट्री। तो हम लोग जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए, आयरन एंड स्टील चाहिए। सो हम लोग प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उस आयरन एंड स्टील का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा देश क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयरन एंड स्टील जो है एक हेवी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील आर हेवी मटेरियल्स, ठीक है, बल्क में वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और वो बल्क क्या होता है, हेवी होता है, उसमें वजन होता है, वेट होता है। वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम लोग किस में जोड़ेंगे, हेवी इंडस्ट्रीज में जोड़ेंगे, क्योंकि इसको करने के लिए मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ज्यादा चाहिए, और जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी क्या होता है, वेट ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट एज हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, आयरन इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज। क्योंकि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जब बात करें तो क्या आता है, वो हमारे देश का डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि जितना देश ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन प्रोड्यूस करने से नहीं, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। द मोर वी प्रोड्यूस एंड द मोर वी कंज्यूम इज रिगार्डेड एज द इंडेक्स एज द कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि कंट्री का डेवलपमेंट का जो एक इंडेक्स है वो तभी पता चलेगा किससे, आयरन एंड स्टील जिसका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से। ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिस वॉज इट। So now in 2011, ये point, in 2011 with 7.2 million tons of steel production, India ranked the 4th among the world crude steel production. So हमारा इंडिया जो आता है 72.2 मिलियन टोन्स जो है स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया चौथे रैंक पे था वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोडक्शन। कि कच्चा यू कैन से स्टील जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पे देखा जाए, प्रोड्यूस करने के आधार पे हमारे इंडिया 4th में आता था स्टील प्रोडक्शन में इन 2011। तो ये फैक्ट्स क्या है, कभी कभी घटते बढ़ते रहते हैं। 2011 और 10 का ये डेटा के आधार पे है कि हमारा इंडिया जो था वर्ल्ड के आयरन प्रोडक्शन में या स्टील प्रोडक्शन में हमारे इंडिया चौथे नंबर पे आता था। किसके प्रोडक्शन में, स्टील प्रोडक्शन में। इज दैट क्लियर? तो स्टील प्रोडक्शन यदि हम लोग वर्ल्ड वाइड देखेंगे इन 2010-11 आवर कंट्री वाज इन 4th अमंग द प्रोड्यूसर्स, यू कैन से द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। तो हमारे इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन है। सो नाउ स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, दिस आर लाइक पोरस आयरन। तो पोरस क्या होता है कि पोरस जो होता है, पोरस मतलब देयर विल बी समवन वैक्यूम्स होंगे, बीच में छोटे छोटे होल्स टाइप के रहेंगे, जिससे फ्रीली लिक्विड एंड एयर क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो उस प्रकार के आयरन के प्रोडक्शन में यू कैन से दिस आयरन आर नॉट दैट गुड आयरन, उसमें यू कैन से रिड्यूस्ड आयरन भी बोलते हैं उसको हम लोग, स्पॉन्ज आयरन को। तो स्पॉन्ज आयरन जो है पोरस होता है नेचर में, कि उसमें कुछ गैप्स रहेंगे, जिससे क्या रहेंगे, आयरन क्या रहेंगे, सॉरी एयर एंड वाटर क्या कर सकता है, आराम से फ्लो कर सकता है। तो उस सेंस में देखा जाए तो हमारा इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन है। ठीक है, तो अब जैसे कि प्रोडक्शन देखा जाए इन 2010-11 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 49 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड्स एवरेज ऑफ 182 kg। तो ये पॉइंट तो हम लोग देखें तो हम लोग बोले थे ना कि एक आयरन एंड स्टील हम लोग जितना कंज्यूम करेंगे, और प्रोडक्शन तो है, प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग का क्या है, कंजम्पशन क्या रखता है, मायने रखता है कि हम लोग किस सेंस में कंजम्पशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यानी कि जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे आयरन एंड स्टील को, उतना ही हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। समझ रहे बात को, कि जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा क्या कहा जाएगा, डेवलपमेंट क्या कहा जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जितना प्रोडक्शन है और साथ साथ जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग डेवलपमेंट इंडेक्स
क्या करते हैं, मानते हैं कि कंट्री कितना डेवलप्ड है। लेकिन उसके आधार पे देखा जाए तो 2010-11 की जो एक रिकॉर्ड है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन यानी कि हर सिंगल एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन जो होती है एक स्टील एक कंट्री में एक एवरेज देखा जाए तो 49 केजी था पर एनम। एक साल में हमारे लोग 2011 में मान लो कि आप और हम जो एक कंजम्पशन जो हम लोग एक स्टील का करते हैं तो वो क्या था, अराउंड 49 केजी। ये पॉइंट रख देना, पॉइंट याद रख लेना, ये 2010 और 11 का है, हो सकता है इसका चेंज भी हुआ हो, ठीक है। तो इन 2010-11 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 49 केजी पर एनम। यानी कि एक साल में हम लोग 2011 के डाटा देखें तो एक साल में एक व्यक्ति 49 केजीज ऑफ आयरन क्या कर रहा था, या स्टील को क्या कर रहा था, आयरन स्टील क्या कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था एक व्यक्ति, ठीक है। समझ रहे हो पॉइंट को, कि एक साल में हम लोग केवल 49 केजी क्या कर रहे थे, आयरन कंज्यूम कर रहे थे पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटा यानी कि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा था 49 केजी। लेकिन यदि हम लोग वर्ल्ड का रेशियो देखेंगे एवरेज, तो वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब देखा जाए तो एक व्यक्ति को एक साल में 182 केजी आयरन यूज करने हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड की तुलना में देखा जाए तो 182 केजी जो है स्टील कंज्यूम कर रहा है लोग, लेकिन 182 के सामने 49 तो आपका क्या है 50% से भी कम है। तो इस तुलना में देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कम आयरन कंजम्पशन कर रहे हैं पर ईयर, पर कैपिटा पर एनम, यानी कि एक साल के अंदर में हम लोग केवल 49 यूज कर रहे हैं, जबकि एक एवरेज रेशियो वर्ल्ड का कितना है 182 केजीज। तो ये क्या है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है। तो ये जो रेशियो मिल रहा है 49 केजी का, तो ये 49 केजी का रेशियो जो बता रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वी ऑल आर नॉट यूजिंग और कंज्यूमिंग आयरन एज मच एज नीडेड। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग का डेवलपमेंट इंडेक्स उतना बेहतर नहीं है अदर कंट्रीज यानी कि वर्ल्ड के तुलना में, जबकि वर्ल्ड का एवरेज रेशियो कितना है 182 केजी पर एनम, बट हमारे इंडिया का कितना है ओनली 49 केजी पर एनम। उसके अलावा देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत प्रकार के स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं। मिनी स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आर टाइप्स ऑफ स्टील प्लांट्स फाउंड इन आवर कंट्री। तो मिनी क्या है, मिनी क्या है, मिनी से नाम पता चल रहा है छोटा है, एंड इंटीग्रेटेड से क्या लग रहा है कि बड़ा है, जुड़ा हुआ। तो देखो मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्क्रैप्स एंड स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। तो देख सकते हो मिनी जो है वो छोटे छोटे स्टील प्लांट्स है जहां पे हम लोग क्या बनाते हैं, आयरन एंड स्टील क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं मिनी। इज दैट क्लियर? सो मिनी क्या है, स्मॉल स्मॉल क्या है, स्मॉल स्मॉल आयरन एंड स्टील प्लांट्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉलर है, छोटा है, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यानी कि आयरन एंड स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज करते हैं। फर्नेसेस मतलब जैसे कि भट्टी जैसा टाइप का आग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहा को पिघलाते हैं। यूजेस स्टील स्क्रैप यानी कि रिसाइकल्ड स्टील का जो स्क्रैप्स है, तो मतलब उतना अच्छा क्वालिटी का हम लोग यहाँ पे आयरन यूज नहीं करते, स्टील यूज नहीं करते। एंड स्पॉन्ज आयरन, तो जो स्पॉन्ज आयरन हम लोग ने बोले जो पोरस इन नेचर होता है, तो ये सारे आयरन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि स्टील इग्नॉट्स वगैरह वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मिनी स्टील प्लांट्स में स्मॉलर होते हैं ये मिनी स्टील प्लांट्स, और इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं, और हम लोग स्टील यूज करते हैं तो वो भी स्क्रैप यानी कि स्क्रैप मतलब क्या है, रिसाइकल्ड करने के लिए जो यूज करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं हम लोग मिनी में, और स्पॉन्ज आयरन को हम लोग यूज करते हैं। बट जब हम लोग इंटीग्रेटेड का बात करेंगे, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। तो इंटीग्रेटेड मतलब लार्जर क्या है, बड़ा बड़ा स्टील प्लांट्स है जिसमें ये लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है स्टील इंटीग्रेटेड, जिसमें सारे चीज हैंडल किए जाते हैं, एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। एक ही कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को क्या चाहिए, सारा चीजें हम लोग हैंडल करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स लाने से, ठीक है, से लेके स्टील मेकिंग पे, रोलिंग से लेके शेपिंग तक। जैसे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल टिस्को, टाटा आयरन स्टील, टिस्को, सेल,
ठीक है। तो ये जो है इंटीग्रेटेड क्या है, स्टील प्लांट्स है, लेकिन जो मिनी है वो छोटे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं और यहाँ पे स्टील स्क्रैप्स यूज मतलब रिसाइकल करने के लिए एंड स्पॉन्ज आयरन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन जो ये इंटीग्रेटेड जो होते हैं बेटा, दोज व्हिच आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या करते हैं कि ये सारे रॉ मटेरियल्स को एक साथ क्या करते हैं, एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक ही साथ में वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे कि फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लेकर आपका स्टील बनाने तक, उसमें रोलिंग करना, साथ साथ वो आयरन्स को शेप देना, नए रूप देना, ये सारे चीज कहाँ पे होता है, इंटीग्रेटेड में। सो दीज आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन आवर कंट्री। उसके अलावा छोटे छोटे हैं जिसमें हम लोग स्पॉन्ज आयरन, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो मिनी और इंटीग्रेटेड में समझ में आया। तो मिनी इंटीग्रेटेड क्या होता है, टिस्को एंड सेल, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, लेकिन मिनी जो है छोटे हैं, जो रिसाइकलिंग से लेके ये सारे छोटे मोटे काम करते हैं, जिसमें वो लोग रिसाइकल्ड आयरन वगैरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? सो हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि हम लोग ने देखा कि आयरन इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है। ऑल ओवर अदर इंडस्ट्रीज में ये हेवी मीडियम सारी चीज को क्या करता है, ये सपोर्ट देती है। ठीक है, डिपेंड यानी कि सारे अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील के ऊपर डिपेंडेंस है उनके मशीनरीज के लिए। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। स्टील जो होता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, यूज चाहिए, जैसे कि मेडिकल टूल्स, डिफेंस में चाहिए, कंज्यूमर गुड्स से लेके बहुत सारी चीजों में क्या चाहिए, आयरन एंड स्टील चाहिए। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेसिक। क्योंकि ये बेसिक इसलिए है या बेसिक या की इसलिए है क्योंकि यू कैन से कि ये क्या करता है, अदर इंडस्ट्रीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि इनके द्वारा जो आयरन एंड स्टील के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो फाइनल गुड्स हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो गुड्स अदर इंडस्ट्रीज यूज करके उसमें और वैल्यू ऐड करके क्या करता है, वो लोग क्या करता है, आगे डेवलपमेंट लाता है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ स्टील जो है हमारे देश में काफी कम है। और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या करता है कि बताता है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है। उस सेंस में देखा जाए तो हमारा इंडिया में जो है पर एनम जो हम लोग पर कैपिटा कंजम्पशन जो कर रहे हैं आयरन एंड स्टील का, वो बहुत कम है, जो कि 49 kg पर एनम हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड का एवरेज रेशियो देखेंगे तो 182 kgs है, तो 182 का 50% भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो 72 मिलियन टन हम लोग का स्टील प्रोडक्शन है, फोर्थ अमंग द वर्ल्ड इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन एंड। तो ये तुम लोग समझ में आ गया, तो मिनी और इंटीग्रेटेड में समझ में आ गया। तो हमारे इंडिया जो है कि फोर्थ है और हमारे यहाँ पे बहुत कम आयरन का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक चीज पता जाए तो ये चैलेंज भी है, हम लोग इतना पीछे क्यों है देखते हैं, उसके पीछे कारण भी है। लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्री के साथ, चाइना और हमारे इंडिया के बीच में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इन इंडिया 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 का बाद देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और चाइना ने क्या किया था, सेम प्रोडक्शन था। चाइना और इंडिया लगभग एक ही अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर रहा था, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहा था, सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो 1950s का बाद जब हम लोग बात करें तो चाइना और इंडिया जो था लगभग दे वेर इन सिमिलर फैशन, यानी कि दोनों बराबर में आते थे किसके प्रोडक्शन में, स्टील के प्रोडक्शन में। लेकिन टुडे आज के दिन देखा जाए तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। ठीक है, देखो टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर एंड स्टील। तो ये चीज अब देखो, चाइना और इंडिया में क्या देखा जाए तो इंडिया आज में फोर्थ है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन 1950s के समय पे इंडिया और चाइना में कंपैरिजन किया जाए तो चाइना बहुत आगे, चाइना और इंडिया बराबर में था प्रोडक्शन में। लेकिन आज के दिन में हमारे देश में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है या कंजम्पशन जो भी है हम लोग चाइना से पिछड़ रहे हैं। अब सोच रहे होंगे कि पॉपुलेशन, सोच रहे होंगे कि इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसीलिए हम लोग चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते, ये बोल। लेकिन चाइना भी इतना ही पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मामले में चाइना भी हम लोग के बराबर ही है या हम लोग से आगे है। अभी थोड़ा देर में थोड़ी आगे है, लेकिन हो सकता है अभी बराबर हो, वो अलग बात है। लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर भी देखा जाए तो चाइना उतना ही कंज्यूम कर रहा है और हमारे पॉपुलेशन भी उतना ही है। तो चाइना उसी 1950 में उतना ही करता है, लेकिन हमारा इंडिया क्यों पिछड़ रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये जान लिए कि चाइना जो है आज के दिन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील है।
तो हम लोग ने बोला कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या दर्शाता है? डेवलपमेंट। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे और जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे उससे क्या करेंगे, हम लोग को पता चलता है कि लोग एक कंट्री कितना डेवलप्ड है। तो उसके आधार पे देखा जाए चाइना आज के दिन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, तो प्रोड्यूसर के हिसाब से वो डेवलप्ड है, लेकिन कंज्यूमर ऑफ स्टील सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है, यानी जितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो चाइना काफी डेवलप्ड है हम लोग से, तो ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि हमारे इंडिया भी पिछड़ गए हैं। आज के दिन देखा छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन हैज फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो देखो हम लोग ने देखा लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन एंड जूट, ऐसे ही जगह पे इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं जिस एरिया पे क्या पाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो छोटा नागपुर जो प्लेटू रीजन है झारखंड के एरिया, ठीक है, इन द रीजन ऑफ झारखंड, तो झारखंड छत्तीसगढ़ के जो ये एरिया है उसमें छोटा नागपुर रीजन आपका पड़ता है। तो ये छोटा नागपुर रीजन में हमारे इंडिया के छोटा नागपुर रीजन में यहाँ पे आयरन एंड स्टील क्या है, भारी मात्रा में पाए जाते हैं, कंसंट्रेटेड है। इसीलिए ये रीजन का एडवांटेजेस की वजह से हमारे डेवलपमेंट ऑफ आयरन इंडस्ट्री उसी रीजन में हुआ है। तो मैंने बोला था जहाँ पे रॉ मटेरियल्स पाए जाती है, लेकिन रॉ मटेरियल तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, लेकिन रॉ मटेरियल्स एक मतलब मान लो कि बेसिक चीज है कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, तो ठीक है। तो रॉ मटेरियल जहाँ पे पाए जाती है उसी एरिया पे आपका क्या होता है कि आपका क्या होता है, लोकलाइजेशन होता है इंडस्ट्रीज का। तो छोटा नागपुर रीजन जो है हमारा, प्लेटू रीजन जो है, उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। क्या है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारे छोटा नागपुर रीजन में है। ये इसलिए क्योंकि रिलेटिव एडवांटेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, रिलेटिव एडवांटेजेस चाहिए, ठीक है। अब रिलेटिव एडवांटेजेस है, अब ये जैसे कि हम लोग ने बोला कि इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखता है। तो वो सारे फैक्टर्स छोटा नागपुर रीजन में लगभग क्या हो रहा है, मिल रहा है इंडस्ट्रीज को। सबसे पहली बात कि इंडस्ट्रीज ऐसे एरिया में रहेंगे जहां पे रॉ मटेरियल पाए जाएंगे। तो दिस इंक्लूड, अब देखा जाए तो छोटा नागपुर रीजन में इसीलिए लोकलाइजेशन हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट आयरन ओर पाए जाते हैं, क्योंकि आयरन ओर इसी रीजन पे है। तो जिस रीजन में जाओगे तो वहां पे आयरन ओर मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट देखो आयरन क्या होता है कि आयरन हेवी इंडस्ट्रीज है, हेवी मटेरियल है। तो देखिए यदि तुम लोग ट्रांसपोर्ट करके अपने इंडस्ट्री तक लाते तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग से लग जाता, तो वो आयरन में क्या होता कि वैल्यू ऐड होता और वो क्या होता, थोड़ा एक्सपेंसिव होता। तो इससे अच्छा है कि हम लोग आयरन एंड ओर जहाँ पे पाई जाती है उसी रीजन पे हम लोग अपना क्या बनाएंगे, इंडस्ट्रीज रखेंगे, जहां से आपको क्या मिलेगा कि लो कॉस्ट में आयरन मिल जाएगी, ठीक है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल तो मिल रहा है इन प्रॉक्सिमिटी, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स मिल रहा है प्रॉक्सिमिटी में, उसके चारों ओर अदर फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोल वगैरह भी चाहिए इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, तो अपने उनके इर्द गिर्द अदर रॉ मटेरियल्स भी उनको आसानी से मिल जाता है। चीप लेबर, क्योंकि ये झारखंड, बंगाल, ओडिशा, ये छत्तीसगढ़, ये सब एरिया से एकदम आपको क्या मिल जाएगा, चीप लेबर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, चीप लेबर्स भी मिल जाएंगे। और ऊपर से वो एरिया में आपको क्या मिलेंगे, मार्केट्स भी मिलेंगे। तो मार्केट्स क्या करेगा, बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है ना, इंश्योरेंस, ये सब चीजें क्या करेगा, गुड्स के लिए मार्केट बेचने के लिए, ठीक है, लोग सारी चीजें आपको मार्केट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब रीजन है, इसलिए छोटा नागपुर रीजन में क्या है, आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। यू कैन से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है छोटा नागपुर एरिया में कंसंट्रेटेड इसलिए है क्योंकि ये रीजन में क्या पाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये रीजन में क्या है कि आपको यहाँ पे लो कॉस्ट आयरन ओर मिल जाएंगे, लो कॉस्ट में आपको क्या मिलेंगे, आयरन ओर मिल जाएंगे। अब आयरन ओर से आप जो रॉ मटेरियल्स निकालेंगे, प्रॉक्सिमिटी में हाई वैल्यू वाला, प्रॉक्सिमिटी क्लोजली वो लोग सारी चीज मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल्स, और साथ साथ लेबर्स भी मिल जाएंगे। मैंने बोला कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब क्या करता है, ये सब एरियाज को क्या करता है, आपको लेबर प्रोवाइड करेगा और मार्केट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग ने देखा कि ये सबसे पहला पॉइंट कि 1950s में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्या है, आयरन स्टील, लेकिन हमारे देश आज पिछड़ गया है चाइना से,
ठीक है, हमारा देश आज चाइना से पिछड़ गया, जबकि दोनों एक साथ समय था, बराबर क्या कर रहा था, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसके पीछे कारण क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि चाइना के साथ हम लोग पिछड़ क्यों गए, या चाइना के साथ पिछड़ गए ये मत सोचना, लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंजेस है हमारे देश के लिए कि क्यों हम लोग पीछे हो रहे हैं। सो देखते हैं, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू। तो देख सकते हो, जबकि चाइना और इंडिया क्या था, इक्वल प्रोडक्शन था, ठीक है, इक्वल प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन आज के दिन में हमारे देश क्या हो गया, पिछड़ गया है, जबकि चाइना बहुत आगे निकल गया है। तो इंडिया देखा जाए तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया एक मेजर यानी कि एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि वर्ल्ड को क्या प्रोवाइड कर रहा है, आयरन एंड स्टील प्रोवाइड कर रहा है और प्रोड्यूसिंग भी कर रहा है। लेकिन येट हम लोग अपने पूरे क्षमता यानी कि फुल पोटेंशियल में हम लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन जो है वो हमारे फुल पोटेंशियल नहीं है, हम लोग उससे कहीं ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। वो है आपका चैलेंजेस भी बोल सकते हो हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो कोल जो होता है बेटा वी यूज फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, वो क्या चला जाता है, यानी कि लोहा को क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोल चाहिए। तो लेकिन अब कोल जो है बेटा हाई कॉस्ट है एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। हाई कॉस्ट इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि हमारे यहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, यानी कि हमारे यहाँ पे कोल की खदान ज्यादा नहीं है, यानी कि कोल जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे देश में ज्यादा नहीं है। तो जो हो रही है वो तो यूज करें, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है कोल। तो जब हम लोग बाहर से लेंगे, खरीदेंगे सारी चीज, तो वो महंगा पड़ जाएगा। तो यानी कि हमारे आयरन एंड स्टील के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम यहाँ पे जो कोल जो है, कुकिंग कोल जो है, वो क्या है, अवेलेबिलिटी में भी कम मात्रा में है और साथ ही साथ हाई कॉस्ट में मिल रहा है। क्योंकि हम लोग के यहाँ पे था तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में पाए जाते ऐसा नहीं, लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया में कोल बिल्कुल नहीं पाए जाते ऐसा नहीं, इंडिया में कोल पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कम पाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाहर से ले रहे हैं, हमारे कोल्स के दाम बढ़ रहे हैं, और जब दाम बढ़ रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, यानी कि सब समय हमको कोल नहीं मिलेगा। ठीक है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि दिस लेबर्स आर नॉट एफिशिएंट। तो यानी कि हम लोग के पास लेबर तो है चीप में, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, वो लोग प्रोडक्शन ज्यादा नहीं दे सकता है क्योंकि वो दे आर नॉट ट्रेन्ड लेबर्स। ओके, वो लोग ट्रेन लेबर नहीं है, वो लोग काम के चक्कर में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो लेबर एफिशिएंट नहीं है और वो लोग के पास उतना क्षमता भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है कि वो लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी में आएंगे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम लोग ने देखी कि मिनी स्टील प्लांट्स में क्या यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आपको इरेगुलरली मिले, यदि आप लोगों को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, उसमें पावर कट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका इंडस्ट्री का प्रोडक्शन में कमी आएगी। जैसे कि दिन में आप 10 या 100 kg प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपका 50% ही 100 kg प्रोड्यूस करने का क्षमता रखते हैं, लेकिन आप 50% ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आधा समय तो एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, अब उसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारे इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है अच्छे नहीं है, हमारे यानी कि जो मशीनरी से लेके जो टूल्स चाहिए ये सारा चीज की भी कमी है। तो इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर पाते, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के दिन में ये जो पॉइंट लिखा गया है ये ध्यान रखो, liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs। तो आज के दिन में लिबरलाइजेशन यानी कि फ्री कर दिए गए हैं कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग ने क्या कर दिए, ओपन कर दिए कि अदर कंट्रीज बाहर से आके हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है, प्राइवेट जो स्टील प्लांट्स वगैरह जो कराने चाहते हैं, जो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट चल रहा है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमारे देश में आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो ये लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, एक प्रकार से हमारे देश की इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, क्योंकि बाहर से आके हमारे देश में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है।
देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। जैसे कि हम लोग अब रिसोर्सेज को एलोकेट करें, एक बार से फिर पढ़े, दोबारा से देखें रिसोर्सेज को, उसके ऊपर हम लोग क्या करें, रिसर्च करना है कि हमारे जो डेवलपमेंट या जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्यों कम हो रहा है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली मतलब कैलकुलेटिव करके हम लोगों को सारी चीजें चलना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कर रहे तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ एक कैलकुलेशन के साथ भी चलना चाहिए और रिसर्च भी करना चाहिए कि स्पॉन्ज आयरन जो है या जो स्पॉन्ज आयरन की जो प्रोडक्शन है वो क्यों उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कैसे ला सकते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो हम लोग बना रहे हैं उसमें कितना प्रोडक्शन या कब प्रोडक्शन करना है, उसमें कितना क्वालिटी बढ़ाना है, उसमें क्वालिटी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ेगी, घट रही तो क्यों घट रही है, ये सारे चीजों को हम लोग को रिसर्च करना है और कैलकुलेटिव वे में हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ के जाना है, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आप लोग देखिए ये चैलेंजेस भी देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों को आएगा कि राइट अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को समझ के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वी विल बी मूविंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल बी कवरिंग द आयरन स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, जो कि एक और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।